तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक मर्डर जिसकी जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस को लगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था कोई वो मामूली आदमी नहीं था, एक बड़ा बिजनेसमैन था। शुरुआत में यही था कि इस शख्स को थ्रेट मिला है, धमकी मिली है और इसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया। फैमिली से पूछताछ भी इसी लाइन पर पुलिस कर रही थी। धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ती है और जब ये केस अपने अंजाम पर पहुंचता है तो जो कत्ल का मकसद और कातिल के तौर पर चेहरा सामने आता है तो खुद पुलिस को यकीन नहीं होता कि कहाँ वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के तार को लेकर कर्नाटक से मुंबई तक जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की सोच रही थी और कहाँ ये मामला कुछ और निकला। ये कहानी है 2024 की। तारीख थी 22 सितंबर। एक बिजनेसमैन जिनका पुणे में अपना घर और पुणे में ही उनकी रिहाइश, पुणे में ही रहते थे, लेकिन रहने वाले थे कर्नाटक के हैनकॉन इलाके के। ये एक कर्नाटक में कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे। विनायक नायक 58 साल की उम्र, कामयाब बिजनेसमैन। कर्नाटक से इन्होंने बाद में अपने परिवार के साथ खुद को शिफ्ट कर दिया कर्नाटक के बाहर और अब वो पुणे में रहने लगे। बिजनेस उनका ठीक ठाक चल रहा है, पर इनकी एक आदत थी, वो ये कि गांव और घर तो छोड़ दिया लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ा था। हर साल एक बार उस गांव में ये ज़रूर जाते अपने रिचुअल, कुछ वहाँ पे उनका एक पुश्तैनी मंदिर, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। तो चूँकि साल में एक बार जाना होता था तो इन्होंने उसी हैनकॉन के अपने गांव में एक खूबसूरत सा घर बनाया हुआ था और जब भी ये साल में एक बार जाते, 2-4 दिन के लिए पूरा परिवार जाता और वहाँ जाकर ये लोग ठहरते, पूजा पाठ करते और लौट आते। इत्तेफाक से 22 सितंबर 2024 को भी पूजा के मकसद से विनायक नायक अपनी पत्नी वर्षाली नायक, जिनकी उम्र 50 साल, उनके साथ पुणे से पहुंचते हैं कर्नाटक। इन दोनों का एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है, तो साथ में नहीं था, दोनों पति पत्नी सिर्फ पहुंचे। ये पहुंचे थे वहां 20 सितंबर को। 22 सितंबर की बात है, सुबह के करीब 5:15 बजे थे। वर्षाली नायक ने अचानक सुबह सुबह अपने हस्बैंड विनायक नायक की सिस्टर को फ़ोन किया और रोते हुए, कराहते हुए कहा कि किसी ने घर में घुसकर हम दोनों पर हमला कर दिया है। विनायक बेहोश बेसुध पड़े हुए हैं, मैं खुद जख्मी हूँ, फ़ौरन किसी को इत्तला करो। विनायक की बड़ी बहन को जब ये फ़ोन आया, उन्होंने फ़ौरन अपने बड़े भाई माधव को फ़ोन किया और कहा इस तरीके से वर्षाली का फ़ोन आया। अब ये लोग थे दूर, खैर गांव में कुछ जान पहचान कुछ लोगों को फ़ोन किया, तब तक पुलिस तक भी खबर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस घर में आती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि विनायक नायक बेसुध पड़े हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। उनकी घायल पत्नी वर्षाली को भी अस्पताल ले जाया जाता है, उन्हें भी काफ़ी गहरी चोट, तेज़धार हथियार से दोनों पर हमला हुआ था और लगभग वर्षाली बयान देने की हालत में भी नहीं थी, नीम बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है कि विनायक नायक की मौत हो गई, ज़्यादा खून बहने से, तेज़धार हथियार से घाव लगा था और वाइफ उनकी वर्षाली अब क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में। पुलिस अब मामले की तफ्तीश शुरू करती है। इस पूरे मामले में एक ही आई विटनेस, यानी एक ही चश्मदीद, और वो विनायक नायक की वाइफ वर्षाली, लेकिन वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं क्योंकि उनकी हालत खुद क्रिटिकल, नाजुक। पुलिस को तफ्तीश तो शुरू करनी थी कहीं ना कहीं से। अब उन्होंने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले घर के अंदर क्राइम सीन, बाकी चीज़ें देखी। तो घर के अंदर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि वहाँ काफ़ी ज्वेलरी, कैश, मोबाइल और भी कुछ महंगे आइटम हैं। वो 10 के 10 है, मतलब जो भी आया उसने इन सारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। तो इससे अंदाज़ा ये हुआ कि कातिल सिर्फ कत्ल करने के लिए आया था, शायद दोनों पति पत्नी को मारने के लिए आया था, क्योंकि घर से कुछ लूटा नहीं, तो ये डाकाजनी का केस नहीं है। अब जब पुलिस को ये पहली लाइन पता चली तो अब तफ्तीश आगे बढ़ी।
तो सबसे पहले लोकल गांव के लोगों पर शक, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि चूंकि साल में एक बार ही ये परिवार आया करता था, यहाँ पूजा पाठ करता और चला जाता, गांव वालों से बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन या रिश्ता नहीं था। कुछ लोगों से था तो वो बहुत अच्छा था, वो लोग तारीफ़ करते थे क्योंकि वो उनकी मदद करते थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। उधर एक टीम सीसीटीवी कैमरे पर लगी हुई है, दूसरी तरफ अब पुलिस ये देख रही है कि विनायक नायक एक अमीर बिजनेसमैन, पुणे के रहने वाले, तो हो सकता है मुंबई अंडरवर्ल्ड ने उनको धमकाया हो, थ्रेट किया हो, और कुछ वक्त पहले ऐसी बातें किसी परिवार मेंबर से उन्होंने सुनी भी थी। तो पुलिस ने फैमिली के जितने मेंबर भी थे, वो विनायक के भाई, वैशाली के अपने फैमिली के लोग, वो सब कर्नाटक पहुंच चुके थे। पुलिस उनसे अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ और जांच दो ही डायरेक्शन में है। पहला ये कि मुंबई अंडरवर्ल्ड ने धमकी दी, मुंबई अंडरवर्ल्ड ने थ्रेट दिया, पैसे मांगे, एक्सटॉर्शन मनी, नहीं दिया तो शायद मार दिया। अब यहाँ पर यह कि फैमिली वालों ने कहा कि हाल के वक्त में अगर ऐसी कोई धमकी मिली तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि विनायक ने कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं। तो अब यहाँ पे भी आधी अधूरी जानकारी कि धमकी मिली, लेकिन फैमिली को नहीं पता। क्या पता विनायक ने इसलिए भी नहीं बताया कि परिवार के लोग परेशान ना हो जाए। अब दूसरी ये कि क्या एंगल हो सकता है, फैमिली के लोग, पैसा, दौलत, आजकल तो दौलत के लिए कोई किसी को ही मार दे। लेकिन जब पता चला कि विनायक नायक की दोनों तरफ से, वैशाली की फैमिली की तरफ से भी, विनायक नायक के अपने भी फैमिली की तरफ से, उनकी जो भाई बहन, सभी खुशहाल लोग और उनमें अच्छा रिश्ता था, प्यार मोहब्बत, तो पैसे, जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस को लेके कभी कोई झगड़े की बात ही नहीं आई, आज से नहीं, पिछले 10-20 सालों में। तो ये लाइन भी पुलिस के लिए बेकार खाली गया जांच का। तो पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज में वही तफ्तीश शुरू की कि क्राइम सीन से कुछ सबूत उठाया जाए। ले देकर एक सीसीटीवी कैमरे की जब पूरी तफ्तीश हुई तो पुलिस को पहली कामयाबी मिली। एक मारुति स्विफ्ट कार 21 सितंबर की देर रात और 22 सितंबर की सुबह उनके घर के बाहर से गुजरती हुई दिखाई देती है, सस्पिशियस हालत में। अब ये इस गांव में इस तरीके से देर रात गाड़ियों का आना जाना बड़ा कम होता है। तो पुलिस को लगा कि चलो मारुति कार तो हाथ आई स्विफ्ट। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, किसी तरह से जूम करके नंबर प्लेट भी दिखा। जब उस नंबर प्लेट की जानकारी हासिल की गई तो जो कामयाबी पुलिस के हाथ लगी थी फौरन नाकामी में बदल गई। पता चला कि वो नंबर प्लेट फेक है। जिस नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट से कोई भी गाड़ी वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। पुलिस के हाथ फिर से खाली। पर पुलिस ने हार नहीं माना, उसने कहा कि चलो आगे पीछे के और सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, शायद कोई क्लू मिले। अब पुलिस ने उस इलाके के आसपास के इंटीरियर, पहले गांव के आने वाले रास्ते, फिर उस गांव से लगते हुए हाईवे और उस हाईवे से जाने वाले वो रास्ते जो दूसरे शहरों को जाते हैं, इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। फैसला रंग लाया। पुलिस को वही मारुति स्विफ्ट कार एक हाईवे पर नजर आई, सेम डिजाइन, सेम कलर, वो गोवा की तरफ जा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने नंबर प्लेट को जूम करके चेक किया तो पता चला कि गाड़ी तो वही है, लेकिन नंबर प्लेट कोई और है। अब पुलिस हैरान कि घर के बाहर यही गाड़ी दिखाई दी तो नंबर कुछ और वो फेक। अब बाहर करीब हाईवे पर दूसरी गाड़ी, वही गाड़ी, लेकिन नंबर प्लेट नहीं। कार के अंदर बैठे हुए लोगों को भी देखने की कोशिश की गई तो एक चीज़ और भी क्लियर हो गई कि घर के बाहर जो कार दिखी थी उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और दोनों आगे, एक ड्राइवर की सीट पर, एक उसके बराबर की सीट पर। जो नई नंबर प्लेट के साथ हाईवे पर गाड़ी दिखाई दी उसमें भी सेम वही 2 लोग जो ड्राइविंग सीट पर हैं और जो उसके बराबर में हैं। लेकिन जो दोनों का हुलिया और वो तो समझ में आ रहा, चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन ये तय था कि ये दोनों गाड़ी एक है पर नंबर प्लेट अलग अलग है। अब पुलिस ने जो नई नंबर जो था उसका हाईवे पे जो मिला, उस नंबर को परखने का फैसला किया कि आखिर ये नंबर किसका है और गाड़ी गोवा की तरफ जा रही है। तो जब पुलिस ने उस नंबर को, प्लेट को टटोला, रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि ये गाड़ी गोवा में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जी से उसका नंबर शुरू होता था और किसी प्रवीण सुधीर के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है और प्रवीण सुधीर खुद गोवा के रहने वाले हैं। पुलिस को लगा चलो एक तो कामयाबी मिली।
अब कर्नाटक पुलिस की एक टीम गोवा पहुंचती है। गोवा जाकर प्रवीण सुधीर से मिलती है और बताती है कि ये गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी आपकी है। प्रवीण सुधीर कहते हैं कि हाँ, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन कुछ वक्त पहले मैंने इसे बेच दी थी और अब ये गाड़ी का मालिकाना हक मेरे पास नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं खरीद फरोख्त का। तो पुलिस पूछती है कि अच्छा, नया खरीदार कौन है जिसको आपने ये गाड़ी बेची? तो बताते हैं कि जिसे मैंने गाड़ी बेची उसका नाम है अशोक राणा। अशोक राणा भी गोवा का रहने वाला है और मैंने अशोक राणा को ये गाड़ी बेची थी। अब सुधीर से एक दूसरा कैरेक्टर अशोक राणा पुलिस को मिला। पुलिस अशोक राणा के पास अब पहुंचती है। अशोक राणा से जाकर पूछताछ करती है कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी आपने खरीदी, आपके नाम पर है। अब अभी नाम शायद ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी आपके पास है। अशोक राणा इनकार नहीं करता, कहता जी ये गाड़ी मैंने खरीदी है। वही बात जो सारी सुधीर ने कही अशोक राणा ने भी बताई। तो उसने कहा इस वक्त गाड़ी कहाँ है? तब अशोक राणा ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे एक जानकार, मेरे एक दोस्त ने ये गाड़ी मुझसे मांगी थी और मैंने ये गाड़ी उनको दे दी। पुलिस ने पूछा किसने मांगी थी? तो उन्होंने कहा कि एक गुरु प्रसाद राणा है, वो भी गोवा के रहने वाले। ये तीनों कैरेक्टर, चाहे वो सुधीर हो, अशोक राणा हो या गुरु प्रसाद राणा हो, तीनों गोवा के हैं। तो उसने कहा गुरु प्रसाद राणा ने ये गाड़ी मांगी थी, शायद कुछ ज़रूरत थी, किसी को कहीं जाना था, मैंने गाड़ी दे दी और अभी तक वो गाड़ी मेरे पास आई नहीं है। अब एक तीसरे कैरेक्टर गुरु प्रसाद राणा का नाम जब कर्नाटक पुलिस के सामने आया तो कर्नाटक पुलिस ने गुरु प्रसाद राणा की कुंडली खंगालनी शुरू की। जब गुरु प्रसाद राणा के बारे में पूछताछ शुरू हुई और जानकारी हासिल करने लगी और गुरु प्रसाद के घर तक पहुंची तो पता चला गुरु प्रसाद राणा तो घर पर है नहीं। बाकी उनके फैमिली मेंबर और स्टाफ मिले। पूछताछ से पता चला कि गुरु प्रसाद राणा असल में विनायक नायक का दूर का रिश्तेदार है। अब यहाँ पहली कामयाबी उस कार से मिल रही है। उस कार का पीछा करते हुए कर्नाटक पुलिस गोवा पहुँचती है और गोवा आने के बाद अब उस कार को जिसने इस्तेमाल किया, जिसने इस गाड़ी को अशोक राणा से उधार लिया, वो शख्स उस विनायक का रिश्तेदार निकलता है जिसका कत्ल हुआ है। तो क्या गुरु प्रसाद राणा का इस कत्ल से कोई लेना देना है? अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गुरु प्रसाद के जो भी ठिकाना गोवा में इसका लिकर का और बाकी बिजनेस था, जगह जगह उसको पूछ रही है, छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है, लेकिन गुरु प्रसाद राणा नहीं मिल रहा। अब जैसे जैसे गुरु प्रसाद राणा नहीं मिल रहा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस का शक गहराता जा रहा है कि पक्का इस कत्ल के पीछे गुरु प्रसाद राणा का हाथ होगा, लेकिन अभी भी सबूत कुछ नहीं है। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी कंफर्म नहीं कि गुरु प्रसाद राणा ने उस कार को लेने के बाद किसी और को तो नहीं दिया। खैर, पुलिस लगी हुई है गुरु प्रसाद राणा के खिलाफ। इसी दौरान में जब गुरु प्रसाद से के घर और इधर उधर पूछताछ पुलिस कर रही थी तो एक शख्स मिलता है जो गुरु प्रसाद का असिस्टेंट था, उसके बिजनेस में उसके साथ रहता था, उसका एम्प्लॉय था। उसका नाम था लक्ष्य। पुलिस लक्ष्य से मिली। जैसे ही पुलिस लक्ष्य से मिलती है, पता नहीं क्यों पुलिस को लगता है कि इसका चेहरा कहीं देखा है। अब कर्नाटक पुलिस कंफ्यूज है कि इस लक्ष्य को कहाँ देखा है। वो पूछते हैं भाई तुम कर्नाटक के हो? पता चलता नहीं वो तो असम का है। तो ये भी नहीं कि कर्नाटक का है। अब कहाँ देखा है? पुलिस इसी उधेड़बुन में रहती है, कई घंटे बीत जाते हैं। तभी उस पुलिस टीम में से एक को याद आता है और वो कहता है कि सर, जिस मारुति स्विफ्ट कार में दो लोग बैठे थे आगे की तरफ, उनमें से एक का चेहरा लक्ष्य से बहुत मिलता है। अब पुलिस ने मारुति कार में बैठे हुए लोगों के सीसीटीवी फुटेज थे ही थे, उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा जूम करके उन चेहरों को देखने और पहचानने की कोशिश की। और जब पहचानने की कोशिश की तो कद काठी के साथ साथ काफ़ी हद तक वो चेहरा भी लक्ष्य से मिल रहा था। तो क्या उस रात 22 सितंबर की रात जब विनायक का कत्ल हुआ, लक्ष्य कर्नाटक में था? अब पुलिस के सामने ये सवाल था। अब पुलिस लक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य वो शख्स है जो गुरु प्रसाद राणा का सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी है। मतलब एक तरह से कहें तो हमराज है वो। कर्नाटक पुलिस को लगा कि इस केस की पहली को सुलझाने में लक्ष्य ही कुछ मदद कर सकता है। एक तो उनके पास तस्वीर है, ग्राउंड है उससे पूछताछ करने की। तो उन्होंने लक्ष्य को उठाया और लक्ष्य से पूछताछ शुरू की।
थोड़ी देर के बाद ही लक्ष्य खुल गया और उसने कहा, हाँ 22 सितंबर को मेरे ही कहने पर किराए के 2 कातिलों ने विनायक का कत्ल कर्नाटक में जाकर किया था, क्योंकि हमें पता था कि वो पूजा करने के लिए साल में एक बार जाते हैं और तारीख भी हमें पता थी। तो उसने कहा कि मैंने मासूम और अजमल, ये 2 लड़के जो बिहार के थे, इन दोनों को हायर किया और इन दोनों से कहा कि तुम्हें ये काम करना है, और फिर मारुति स्विफ्ट का कार ली और उसके बाद इन दोनों को गोवा से कर्नाटक भेजा। वहाँ हैनकॉन में जाने के बाद इन दोनों ने ये काम किया। लक्ष्य के बयान के बाद उसके बताए ठिकाने से मासूम और अजमल ये दोनों भी शिकंजे में आ गए। जब दोनों से पूछा गया तो उसने कहा, हमें सिर्फ मारने के लिए कहा गया था, हम 21 सितंबर की रात को ही पहुंच चुके थे। इसके बाद हम उस घर में दाखिल होते हैं, विनायक को मारते हैं। हमारा इरादा उनकी वाइफ को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो बीच में आ गई, जाग गई, तो फिर पकड़े जाने के डर से हमने उन पर भी हमला किया और फिर हम वापस आ गए। जब हम वहाँ तक गए तब हमने फेक कार नंबर यूज़ किया और उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद ही हमने असली नंबर लगा दिया, क्योंकि अब लगा कि हम सीन से निकल गए, हाईवे है, हज़ारों गाड़ियाँ जाती, कौन हमारी गाड़ी के नंबर का पीछा करते हुए गोवा तक आएगा। और ये उन्होंने गलती की थी कि सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने नंबर प्लेट वापस ओरिजिनल लगा दिया था। उन दोनों के बयान, लक्ष्य की गवाही के साथ ही इन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कत्ल क्यों हुआ, इन तीनों को अभी तक पुलिस ग्रिल नहीं कर पाई। पुलिस को लगा कि कातिल पकड़ चुके हैं, लेकिन असली अभी तक मास्टरमाइंड गुरुदेव गायब है, गुरु प्रसाद। और मोटिव क्या है विनायक को मारने का, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरु प्रसाद की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि उसका मुंबई अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, और वो तो दूर का रिलेटिव है, बिजनेस है, तो बिजनेस राइवलरी हो सकती है। पुलिस उसी एंगल पर कि विनायक के बिजनेस, इसके बिजनेस, दोनों में कहीं कोई ऐसा इंटरेस्ट या दुश्मनी, ये सारी चीज़ें कर रही है और गुरु प्रसाद को ढूंढ रही, गुरु प्रसाद मिल नहीं रहा। तभी अचानक एक दिन गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि गुरु प्रसाद की अपनी कार का पता चल गया है। कर्नाटक पुलिस, जिसने अब तक गोवा में डेरा डाले हुए थी, वो पहुंचती है गोवा पुलिस के साथ और ये लोग जाते हैं वहाँ। एक मांडोवी रिवर है, मांडोवी नदी गोवा में, वहाँ मांडोवी नदी के किनारे एक कार खड़ी थी और उस कार में कुछ सामान थे, पर्स, घड़ी, चेन, मोबाइल। तब तक गुरु प्रसाद के रिलेटिव भी, घर वाले भी आ गए थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों की निशानदेही की, कहा ये सब गुरु प्रसाद का है। तब गोवा पुलिस का ये मानना था कि गुरु प्रसाद को शायद ये लग गया कि उसका खास लक्ष्य पकड़ा गया, दोनों सुपारी किलर पकड़े गए, उसका भांडा फूट गया, इसीलिए डर के या शर्म के मारे उसने इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कार नदी के किनारे रखा और कहीं भाग गया हो। तो जब तक लाश नहीं बरामद हो जाए इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया जा सकता था। तो खैर अब गोवा पुलिस ने तैराकों और बाकी लोगों के जरिए इस नदी में तलाश शुरू किया। 2 दिन के बाद सचमुच उस नदी से गुरु प्रसाद की लाश बाहर आ गई। यानी गोवा पुलिस की सोच सही थी, गुरु प्रसाद ने अपनी जान दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसका भेद खुल चुका था। अब गुरु प्रसाद मर चुका है, उसके 3 वो लोग जिन्होंने विनायक के कत्ल की साजिश में भूमिका निभाई, एक लक्ष्य जिसने प्लान किया, 2 कातिल जिन्होंने उस प्लान पर अमल किया, जाकर कर्नाटक में कत्ल किया, ये सब थे। लेकिन एक सवाल अब भी उसका जवाब मिसिंग, और वो सवाल ये कि आखिर विनायक का कत्ल गुरु प्रसाद ने क्यों किया, क्या दुश्मनी थी उससे। तब पुलिस दोनों फैमिली से अलग अलग पूछताछ करती है, कुछ दोस्तों से पूछताछ करती है, और इसके बाद एक कहानी सामने आती है, और इस कहानी के साथ ही पूरी थ्योरी बदल जाती है पुलिस की। कोई बिजनेस राइवलरी नहीं थी, कोई अंडरवर्ल्ड का थ्रेट नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, अंडरवर्ल्ड का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। बल्कि कहानी ये थी कि 19 सितंबर को, यानी कि कत्ल से 3 दिन पहले, गुरु प्रसाद की वाइफ कर्नाटक के हैनकॉन में विनायक के घर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद
वो विनायक और उसकी पत्नी वैशाली के साथ झगड़ा करती है। झगड़े का शोर गांव वाले भी सुनते हैं। उसके बाद किसी तरह से गुरु प्रसाद की वाइफ को घर में लाया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद विनायक फ़ोन करता है गुरु प्रसाद को कि तुमने अच्छा नहीं किया अपनी वाइफ को यहाँ झगड़ा करने के लिए भेजने के लिए। हम यहाँ पूजा पाठ के लिए आए हैं और तुम यहाँ सीन क्रिएट कर रहे हो, तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बात हुई। इस दौरान में अब वैशाली भी होश में आ गई और उसने बताया कि हाँ 19 सितंबर को ऐसे ऐसे गुरु प्रसाद की वाइफ आई थी। तो गुरु प्रसाद की वाइफ आई और झगड़ा करके चली गई। सिर्फ इसके लिए गुरु प्रसाद को विनायक ने फ़ोन किया, डांटा तो क्या इतनी सी बात पे वो उसको मार डालेगा। पुलिस के गले अब भी ये बात नहीं उतर रही थी। पुलिस ने और गहराई से छानबीन की। हालांकि ये सच पहले भी आ सकता था, लेकिन पुलिस को वक्त इसलिए लगा इस मोटिव और मकसद के तक पहुंचने में, क्योंकि जो विनायक की फैमिली है, विनायक नायक की, वो भी, और जो वैशाली विनायक नायक की वाइफ है वो भी, उन फैमिली ने एक बात छुपाई पुलिस से और आखिरी वक्त तक नहीं बताई। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आई और पुलिस ने फिर कहा कि अब तो सच बता दो, तब परिवार के कुछ लोगों ने सच्चाई बताई और उसके बाद इस कत्ल का मकसद सामने आया। मकसद बड़ा अजीब था। असल में विनायक नायक का संबंध गुरु प्रसाद की वाइफ से था, अफेयर था। बहुत सारे ऐसी क्राइम की कहानियां में होती हैं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि गुरु प्रसाद की वाइफ के साथ विनायक नायक का अफेयर था और गुरु प्रसाद का विनायक नायक की वाइफ के साथ अफेयर था। यानी दोनों एक दूसरे की वाइफ के संपर्क में थे। और ये बात जब गुरु प्रसाद की वाइफ को पता चला कि विनायक नायक की वाइफ उसके हस्बैंड के संपर्क में, उसके साथ अफेयर है, तब पहली बार जब ये खुलासा हुआ तो वो कर्नाटक पहुंच गई थी लड़ने के लिए वैशाली से। इधर भेद खुल गया। इधर वैशाली को भी ये पता था कि उनके पति का रिश्ता गुरु प्रसाद की वाइफ के साथ है। मतलब दोनों का एक तरह से एक दूसरे की पत्नी के साथ रिश्ता था। तो 19 तारीख को जब ये हुआ, झगड़ा हुआ, और फिर गुरु प्रसाद को ये पता ही था कि उसकी वाइफ के साथ विनायक नायक का कुछ अफेयर है, रिश्ता है, तो उसे गुस्सा भी था। तब उसने गुस्से में जब फ़ोन किया, विनायक नायक ने उसे हड़काया, तब उसने गुस्से में कहा विनायक नायक को अब रास्ते से हटाना है। उसका ख़ास था लक्ष्य सुन रहा था। उसने कहा कि बॉस आप हुक्म कीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तब गुरु प्रसाद ने कहा कि क्या तू मेरे लिए उसे मार सकता है? उसने कहा बिल्कुल मार सकता हूँ। उसने कहा मार डालो। फिर लक्ष्य ने 2 किराए के कातिलों का इंतज़ाम किया। सबूत न रहे इसलिए फिर गुरु प्रसाद ने दूसरे से गाड़ी मांगी, मारुति स्विफ्ट। उससे वो गोवा गए, गोवा से कर्नाटक, वहाँ नंबर प्लेट बदला, कत्ल किया, वापस आ गए। फिलहाल ये मामला अभी भी गोवा की बल्कि कर्नाटक के कोर्ट में है, ट्रायल चालू है और अभी इसका फैसला नहीं आया है। तो जब भी इस पे फैसला आएगा, जो भी इसमें अपडेट होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।